हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में बात करने वाले अपठित बोध जो आपका पोर्शन है हिंदी बुक बी। इससे पहले बुक ए के मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि आपका पूरा व्यवहारिक व्याकरण है वो मैंने कंप्लीट कराया है, आपका अपठित बोध कंप्लीट कराया है, आपकी दोनों पुस्तकें जो है वो हिंदी की बुक ए की मैंने कंप्लीट करा दी। अब बुक बी पर हम आए हैं जिसमें एक पोर्शन में व्याकरण का आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, दूसरा वाला हम अपठित बोध, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश पद्यांश है उनको देखेंगे, उनके आंसर्स करेंगे। प्रैक्टिस हम इस क्लास में करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं यहाँ पर गद्यांश। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी बुक बी की मिल जाएगी, फिर हमारा जो सिलेबस वो कवर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिए और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं इसी के साथ हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और अपठित बोध वाला पोर्शन जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देखेंगे कैसे कैसे आते हैं। तो अपठित बोध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या है भाई। जो आपका अपठित गद्यांश है वो क्या है ये जानेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो अपठित का मतलब क्या है? जिसे आपने पढ़ा ना हो। भाई अपठित का मतलब तो यही हुआ जिसे आपने पढ़ा ना हो, वही हो गया अपठित। तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या है? अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं होता। कहां से होता है? बुक्स से नहीं होता है। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र, कहीं से भी लिया जा सकता है। गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हटकर लिया जाता है, परंतु उसका स्तर जो है, उसका जो लेवल है ना, विषय वस्तु जो है, वो भाषा शैली जो है वो पाठ्य पुस्तकों जैसी ही होती है, यानी कि पाठ्य पुस्तक जैसी है वैसी ही उसकी भाषा होती है। छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है। क्या लगता है? जो पढ़ा नहीं वो कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते। इसका कारण अभ्यास की कमी। अपठित गद्यांश को बार बार हल करने से क्या होता है भाई? भाषा का ज्ञान बढ़ता है एक तो। ठीक है, नए नए शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता है। नए शब्द का ज्ञान होता है, नए मुहावरों का ज्ञान होता है और नई वाक्य की रचनाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है, भाषा की योग्यता जो होती है वो बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं, यानी कि शब्दों के आपको अलग अलग अर्थ पता चलते हैं। ठीक है, और गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि भाव समझेंगे, अपने शब्दों में कह पाएंगे, ये कैपेसिटी आपकी बिल्ड होती है। ठीक है, इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में क्या होता है? वृद्धि होती है। भाषिक योग्यता में भाषा का ज्ञान भी अच्छे से होता है। ठीक है, अब किन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है गद्यांश करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को एक बार सरसरी नजर से पूरा पढ़ लेना भाई। पहली बार समझ में ना आए अंश शब्द वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ें, कि जो शब्द आपको पहली बार में नहीं समझ में आए उनको दोबारा गहनतापूर्वक पढ़ो। ठीक है, उसका मूल भाव समझो कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, कुछ शब्द अगर तो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसमें क्या है, उसका प्रसंग जानने की प्रयास करो। बाकी अनुमानित अर्थ जो है आपका गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, गद्यांश में जो आपके व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए उनको क्या करना चाहिए? रेखा कर लेना, अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्नों को पढ़िए और जो भी संभावित प्रश्न जो उत्तर हो सकता है उसको खोजने की कोशिश करिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एक सटीक शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक कैसा होना चाहिए? जो गद्यांश के बारे में बताना हो और सटीक शब्दों में वो होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखें, यानी कोई ऐसी भाषा प्रयोग ना करें जो आपको अच्छी ना लगे, अपनी भाषा का ध्यान रखें। और उत्तर की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और प्रवाहमयी, यानी कि फ्लुएंसी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए, आपके अपने विचार या राय नहीं, यानी कि आपसे अपनी राय नहीं मांगी है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हो जाए, आपसे राय नहीं मांगी गई है। आपको बस जो गद्यांश है उसी पर आधारित आपको प्रश्न जो है वो देने हैं। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा अलग अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। या ध्यान रखें कि ये नहीं अति लघु है पूरा पैराग्राफ भर दिया आपने, लघु है छोटा सा कर दिया, ऐसा नहीं। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिरा कर जवाब नहीं देना, घुमा फिरा कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, कि राजा का घोड़ा था राजा का, और राजा का घोड़ा था इसीलिए राजा घोड़े पर बैठता था और घोड़ा राजा लेके जाता था, राजा घोड़ा लेके जाता था इसीलिए घोड़ा राजा के साथ जाता था, और राजा घोड़े पर बैठ के घोड़ा लेके राजा जाता था। ऐसी ऐसी घुमा फिरा की बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर क्या है भाई? फिर क्या है? अब एक गद्यांश आपको दे रखा है, इसको पढ़ना है। एक बार सरसरी नजर, सबसे पहले क्या बताया गया था आपको कि सरसरी नजर से एक बार पढ़ लेना है। क्या बताया था भाई? एक बार सरसरी नजर से पढ़ लेना है। तो सरसरी नजर से पढ़ लेते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम मतलब क्या है? किसी फल की चिंता ना हो, निष्काम भाव से काम करना चाहिए। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना चाहिए, यानी कि आशा और निराशा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं सोचना चाहिए, उसे अपना कर्म करते रहना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर
सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में है अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वो पूरा नहीं होता। कभी बार होता है जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं वो पूरी नहीं हो पाती कभी कभी, ठीक है, वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ लगता है। क्या लगता है कि यार अब तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, और हम निराश होकर क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। क्या करते हैं, हम निराश होकर बैठ जाते हैं कि यार हमसे हुआ नहीं, दोबारा कभी कोशिश नहीं करते, रीट्राई नहीं करते, वरना उसके समस्त जीवन की ही ढक लेते हैं। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। इतने निराश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। मनुष्य का जीवन धारण करने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आप मनुष्य जीवन में हैं तो अपने कर्म करते रहो, कोई फल की चिंता मत करो और अपने कर्म अपना 100% दो, ठीक है। विघ्न बाधाओं की सफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता। ऐसे जीवन ही सफल है, ठीक है, ऐसा जीवन ही सफल है। तो अब प्रश्न इससे क्या बन रहा है भाई, प्रश्न इससे क्या बन रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो आपसे प्रश्न क्या बताया, मनुष्य को निष्काम, क्या बताया, निष्काम से सफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो निष्काम भाव से सफलता की चिंता किए बिना और आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, तीनों चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको क्या बताया है, आप असफलता के चक्र में नहीं फंसना है, कर्तव्य का पालन करना है, निष्काम भाव से करना है, आशा निराशा जो है उसके चक्र में भी नहीं फंसना है। तीनों चीजें बताइए तो तीनों चीजें आंसर हो जाएगा। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, मनुष्यों ने सफलता कुंजी किसे कहा है, तो मनुष्यों ने सफलता कुंजी किसे कहा है, देखो कहीं लिखा होगा कि आपका जीवन परिश्रम है, हाँ, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भावी जीवन, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वो पूरा नहीं होता, इस अवसर परिश्रम कहा गया है सफलता, ठीक, व्यर्थ लगता है और हम निराशा के चुपचाप बैठ जाते हैं। पूर्ति प्रयास तो उसके समस्त जीवन को ढक लेते हैं। निराशा की मेहनत का कारण कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। विभाषा सफलता की हानि चिंता किए बिना कर्तव्य चलना आनंद शामिल, ठीक है। देखो किसी भी कर्तव्य को पूरा करना सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है, सफलता निराशा, किंतु देखो किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को भी क्या कहा है, सफलता की कुंजी कहा है मनुष्यों ने। देखो मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका यहाँ पर फर्स्ट हो गया था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो देखो कहीं लिखा होगा कि कुंजी कहा है असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। क्या करता है भाई, अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है भाई, देखो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, उसकी भावी जीवन का निर्माण करती। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति लगते हैं वह पूरा जो नहीं होता तो हम परिश्रम छोड़ देते हैं, हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जीवन धीरे धीरे जो क्या करते हैं, प्रयत्न नहीं करते, दोबारा निराश होकर बैठ जाते हैं, दोबारा प्रयत्न नहीं करते, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, उनका जीवन क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है। ऐसा हमने समझ लिया, देखो गद्य में लिखा था। फिर क्या कह रहा है, जीवन के सार्थकता किसमें है, जीवन का सार्थकता जो है किसने, हर समय सोते रहने में। तो कभी कभी बिना गद्य के आप देख सकते हैं, हर समय सोते रहने में कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। बहुत सारा धन कमाने में कोई बन ही नहीं सकता आंसर, दूसरों से अपना काम निकालने में बन ही नहीं सकता आंसर, तो कर्तव्य मार्ग पर चलने का आनंद में। देखो आप अगर गद्यांश नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा कि जीवन का सार्थक यानी कि सही किसमें है। तो आपको हर किसी को सोते थोड़ी ना यार, अपना काम निकलवाइए थोड़ी ना, बहुत सारा धन कमाओगे थोड़ी ना, तो एक ही बचा ऑप्शन, गा बचा आपका, ठीक है ना, गा बचा। फिर गद्यांश आपका एक और आ गया, क्या आ गया, एक और गद्यांश आ गया कि निरक्षरता किसी भी राष्ट्र समाज एवं स्वयं व्यक्ति के लिए कलंक है। क्या निरक्षरता कलंक है, निरक्षर व्यक्ति के पास सोचने समझने की स्वतंत्रता शक्ति नहीं होती है, ना तो वह सामाजिक विकास के बारे में सोच सकता है, ना तो व्यक्तिगत विकास के बारे में सोच सकता है। निरक्षर व्यक्ति अपने बुरे उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में अंतर नहीं कर पाता। निरक्षरता के कारण देश के अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हें अपने कीमती वोटों का ज्ञान नहीं हो पाता। थोड़े से पैसे के लालच में आकर वे अपने अमूल्य वोट अयोग्य नेताओं को दे देते हैं और इस प्रकार देश का भविष्य गलत हाथों में पड़ जाता है। नेता ने निर्धारित समय तक अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें यह ज्ञात होता है कि इन लोगों को किस प्रकार मूर्ख बनाया जा सकता है। अतः देश में अज्ञानता तथा
साक्षरता को जड़ से हटाने के लिए सामूहिक प्रयत्न आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, घर घर शिक्षा का दीप जलाना होगा, उन्हें साक्षरता के लाभों से अवगत कराना होगा, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। हमारे भारत देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर नागरिक साक्षर होगा, यानी कि पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या प्रश्न बन रहे हैं। किसके कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते? देखो, निश्चर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में अंतर नहीं कर पाता। निरक्षरता के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। किसके कारण नहीं मिल पाते? निरक्षरता के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते। तो किसके कारण भाई? निरक्षरता के कारण। गद्यांश में साफ लिखा है। हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा? हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा भाई? ठीक है, देखो कहां पर लिखा है हमारे देश का भविष्य कब उज्जवल होगा। हमारे भारत देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर नागरिक साक्षर होगा। देखो यहां पर दिखा रहा है क्या होगा, जब हमारे देश का भविष्य तब उज्जवल होगा जब हर नागरिक क्या होगा? साक्षर होगा। हर नागरिक साक्षर होगा। तो भाई कब होगा? जब हर नागरिक साक्षर होगा। जब हर नागरिक साक्षर होगा। ठीक है, किस लालच में आकर लोग अपना अमूल्य वोट अयोग्य नेताओं को दे देते हैं? ठीक है, देखो किस लालच में आकर थोड़े से पैसे के लालच में आकर वे अपने अमूल्य वोट क्या कर देते हैं? अयोग्य नेताओं को दे देते हैं। थोड़े से पैसे के लालच में आकर अपने अयोग्य वोट किसको दे देते हैं? दे देते हैं। तो किसमें? पैसों के लालच में। पैसों के लालच में आकर दे देते हैं। देश के नेता सत्ता में आने पर कैसा व्यवहार करते हैं? देखो, देश के नेता सत्ता में आने पर क्या करते हैं? किस प्रकार मूर्ख बनाना जा सकता है? देश के अज्ञानता तथा निश्चर को जड़ से हटाने के लिए सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है। ठीक है, नेताओं को देते हैं, उन्हें यह ज्ञात होता है कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो है क्या, कैसे भाई? मनमाना, अच्छा, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, देश के नेता सत्ता में आने पर कैसा व्यवहार करते हैं? मनमाना व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मनमाना ही व्यवहार करते हैं। देखो लिखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, निरक्षर किसी सोच है ना तो किसी व्यक्ति विकास के बारे में। निरक्षर व्यक्ति अच्छे बुरे कर्तव्य को कर पाता है, नहीं अच्छा कारण देश के अच्छे नागरिक नहीं मिल पाते, उन्हें अपने अधिकारों का कर्तव्य ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हें अपने कीमती वोट ज्ञान नहीं हो पाता, थोड़े से पैसों क्या करना है वोट देते हैं और देश का भविष्य गलत हाथों में पड़ जाता है। नेता निर्धारित समय तक अपनी मनमानी करते हैं। क्या करते हैं? देखो आ गया, नेता क्या करता है भाई? अपनी मनमानी करता है। नेता क्या करता है? मनमाना व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया गद्यांश। क्या हो गया? ये भी हो गया भाई, समझे? अगला देखते हैं भाई। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार के सभी धर्मों में एक बात समान है, वह है प्रार्थना, ईश्वर भक्ति। प्रार्थना द्वारा हम अपने हृदय के भाव प्रभु के सम्मुख रखते हैं और कुछ ना कुछ उस शक्तिमान से मांगते हैं। जब हमें मार्ग नहीं सूझता तब हमें प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का फल उत्तम हो, इसके लिए हम अपने अंदर उत्तम विचार और एकाग्र मन उत्पन्न करते होते हैं, क्योंकि विचार ही मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं या उसे मुक्त करते हैं। हमारे विचार ही हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं या फिर खाई में फेंक देते हैं। यह मन ही हमारे लिए दुख लाता है और यही आनंद की ओर ले जाता है। यजुर्वेद के एकमात्र मंत्र के अनुसार यह मन सदा ही प्रबल और चंचल है। यह जड़ होते ही हुए सोते हैं, जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी देर यह कुछ ना कुछ सोचता हुआ भटकता रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मन जो अत्यंत गतिशील है उसको स्थिर और वश में कैसे किया जाए। ठीक है, तो मन को वश में करने का क्या तात्पर्य है? यही है कि नहीं है कि यह गतिहीन हो जाए, और यह गतिहीन हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार अग्नि का उर्म उष्ण है उस प्रकार चंचलता मन का धर्म है। ठीक है, देखो क्या प्रश्न बन रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। संसार के सभी धर्मों में समान है। क्या समान है भाई? तो संसार के सभी धर्मों में एक बात समान है, वह है प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति। क्या समान है? वह है प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति। प्रवचन व ईश्वर भक्ति, प्रार्थना व प्रवचन, प्रार्थना व ईश्वर भक्ति या ईश्वर भक्ति व भजन। प्रार्थना व ईश्वर भक्ति क्या है? समान है सभी धर्मों में। क्या कह रहा है? मनुष्य प्रार्थना कब करता है?
मनुष्य प्रार्थना कब करता है? तो देखो, प्रार्थना हमें दबाव से कुछ लोग शक्तिमान से मांगते हैं। जब हमें मार्ग नहीं सूझता तो हम प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं भाई? जब हमें मार्ग नहीं सूझता तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो कब करते हैं? संध्या काल में नहीं, कोई मार्ग ना सूझने पर प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं? कोई जब मार्ग नहीं सूझता, कोई रास्ता नजर नहीं आता, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। समझे? मजा आया शायरी में, है ना? ठीक, क्या कहा है शायरी में? क्या कहा है भाई? जब कोई मार्ग कि कोई उम्मीदवार नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात पर क्यों नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ठीक है, तो मनुष्य की पीड़ा का कारण क्या है भाई? मनुष्य की पीड़ा का कारण क्या है? देखो कि प्रार्थना का फल उत्तम हो, इसके लिए हम अपने अंदर उत्तम विचार और एकाग्रता करते हैं, क्योंकि विचार ही मनुष्य की पीड़ा पहुंचाते हैं। तो विचार ही मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देखो क्या है कारण? मनुष्य के कर्म, मन की दुर्बलता, मनुष्य की बुद्धि, मन में उत्पन्न विचार, मन में उत्पन्न विचार। देखो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है विचार ही, क्योंकि विचार ही मनुष्य को क्या पहुंचाते हैं? पीड़ा पहुंचाते हैं। थर्ड यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा ऊंचाई तक ले जाना और खाई में फेंकना से आशय क्या है? कि आर्थिक ऊंचाई तक ले जाना और खाई में फेंकने का आशय क्या है? देखो कहीं पे लिखा होगा कि हमारे विचार ही हमें क्या ले जाते हैं? ऊंचाई तक ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? खाई में फेंक देते हैं। तो या मन ही मन हमारे लिए दुख लाते हैं और यही आनंद ही। तो क्या करते हैं भाई? क्या कारण है इसका? ऊंचाई तक ले जाना और फिर खाई में फेंक देना। आर्थिक विकास अथवा आर्थिक भाव नहीं, आत्मिक उत्थान व पतन, धार्मिक दृष्टि से उत्थान व पतन, बौद्धिक उत्थान व पतन। बताओ क्या है? तो विचार कहाँ पे आएगा? विचार कहाँ पे आएगा? बुद्धि में। तो बौद्धिक उत्थान व पतन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विचार ही मनुष्य को क्या करते हैं? हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं हमारे विचार, और फिर क्या करते हैं? खाई में फेंक देते हैं। मन ही मन लिए दुख लाता है, यही आनंद की और ले जाता है। एक मात मंत्र अनुसार हम सदा प्रबल चंचल है, जड़ तो होते सोते जागते। ठीक है, जितनी देर जागते उतनी देर हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हाँ, तो बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक उत्थान और पतन। ठीक है, यानी कि पहले क्या किया? ऊपर ले गए और फिर खाई में फेंक दिया। ठीक है, फिर यजुर्वेद में मन की कौन सी विशेषता बताई गई है? प्रबल और स्थिर, प्रबल और एकाग्र, प्रबल और चंचल, या प्रबल और गतिहीन। यजुर्वेद में मन की, देखो भाई यजुर्वेद में कहीं पे है, यजुर्वेद के एक मंत्र के अनुसार यह मन सदा ही प्रबल और चंचल है। क्या है भाई? ये आपको मिल गया फोर्थ, क्या है? फिफ्थ है आपका, सॉरी। यह है यजुर्वेद के अनुसार, एक मंत्र के अनुसार क्या है? सदा प्रबल और चंचल है। तो क्या करोगे आप? कैसा है मन? सदा प्रबल और स्थिर, प्रबल एकाग्र, प्रबल और चंचल। क्या है? प्रबल और चंचल है मन। ठीक है ना, ऐसे लगाओगे। फिर आपसे एक और आ जाता है, क्या आपका एक और आ जाता है? देखो, आकाश गंगा तारों का महापरिवार है। ठीक है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ठीक है, आकाश में कई आकाश गंगा हैं, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ती, जिसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र से यानी कि बीच में तारक मछली की भांति भुजाएं निकली प्रतीत होती हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? लगभग 20 अरब तारे हैं। और साथ ही साथ उसमें अनेक तारे सूर्य से कई गुना बड़े भी हैं, यानी कुछ तारे ऐसे जो हैं जो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। ठीक है, पृथ्वी से समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इस आकाश गंगा को ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखेगी। इस आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। यही जमघट उभार की तरह दिखता है। अन्य तारे धूल और गैस के बादलों में समाये हुए हैं, जो केंद्र की तरफ आती भुजाओं का रूप बनाती हैं। हमारा सूर्य भी आकाश गंगा का एक सदस्य है। यह उसके केंद्र से सुदूर इसकी एक भुजा पर स्थित है। आकाश गंगा की विशालता समझने के लिए तुम्हें पहले किलोमीटर से भी बड़ी इकाई को समझना पड़ेगा। तुमने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। आकाश गंगा इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अब आकाश गंगा को क्या यह नाम क्यों मिला? तो आकाश गंगा क्या है? तारों का महापरिवार है। शायद नदी की धारा की तरह दिखाई देने के पड़ने के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ठीक है, किसके दिखाई करने के? नदी की धारा। तो यहाँ से दो आपको किस लिए पड़ा भाई? आकाश गंगा क्या है? तारों का एक महापरिवार है, और शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के लिए इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया। पहले का आंसर तो आपको ये मिल गया।
ठीक है, क्या मिल गया? आकाशगंगा तारों का एक महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। पृथ्वी से कितनी आकाशगंगा दिखाई देती हैं, उनके नाम क्या हैं? तो आकाश में कई आकाशगंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक आकाशगंगा दिखाई पड़ती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्पाइरल गैलेक्सी। तो आपको सेकंड का आंसर क्या मिल गया? आपसे पूछा पृथ्वी से कितनी आकाशगंगा दिखाई देती हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी से भैया एक ही आकाशगंगा दिखाई देती है। उसका नाम आपसे पूछा गया क्या है? तो उसका नाम क्या है भाई? स्पाइरल गैलेक्सी उसका नाम है। क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसका नाम है। ठीक है, आपको सेकंड का भी आंसर मिल गया। आकाशगंगा में कितने तारे हैं, उनमें सूर्य की स्थिति क्या है? तो क्या कह रहा, हमारी आकाशगंगा पहिए वाली आकृति है, इसमें केंद्र तक मछली है, भांति भुजाएं निकली हैं कई। ठीक है, फिर आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। देखो पूछ रहा आकाशगंगा में कितने तारे हैं, तो भैया 20 अरब तारे हैं, लगभग जो है 20 अरब तारे हैं। क्या कहा जा रहा है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि आकाशगंगा में कितने तारे हैं? आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं, जिनमें तो अनेक तारे सूर्य से कई गुना बड़े भी हैं। तो क्या है, 20 अरब तारे हैं, उसमें सूर्य की स्थिति क्या है? तो कई सारे सूर्य से भी बड़े हैं, सूर्य से बड़े तारे भी हैं। ठीक है, सूर्य से बड़े तारे भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जवाब मिल गया। फिर कह रहा आकाशगंगा में उभार और मछली की भांति भुजाएं निकली क्यों दिखाई पड़ती हैं? तो हमारी आकाशगंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र से तारक मछली की भांति भुजाएं निकली प्रतीत होती हैं। ठीक है, तुम्हें जानकर कुछ देखो, पृथ्वी समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इस आकाशगंगा के ऊपर या ठीक नीचे देखे जाए तो बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखाई देती है। इस आकाशगंगा के केंद्र में तारों का एक भारी जमघट है। यही जमघट उभार किया दिखाई देता है कि तारे धूल और गैस के बादल जो केंद्र की तरफ भुजाओं करते बनती है। हमारा सूर्य ही आकाशगंगा के सदस्य है या उसके केंद्र सुदूर की भुजा है। आकाशगंगा की विशालता समझने के लिए तुम्हें पहले किलोमीटर बड़ी इकाई समझना पड़ेगा। तुम्हें प्रकाश वर्ग का नाम सुना होगा, प्रकाश वर्ग द्वारा एक वर्ष में कही दी गई। ठीक है, तो आपसे पूछा है आकाशगंगा में उभार और मछली की भांति भुजाएं निकलती क्यों दिखाई देती हैं? तो हमारी आकाशगंगा पहिए की आकृति वाली है, जिससे केंद्र में तारक मछली की भांति भुजाएं निकली प्रतीत होती हैं। तुम्हें ठीक भुजाएं निकली प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये कर सकते हो आप। ठीक है, पृथ्वी समतल पट्टी जैसी दिखाई देने वाली आकाशगंगा के ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो या बीच में एक उभार लिए प्लेट की तरह दिखाई देती है। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो आप, उभार लिए प्लेट की तरह दिखाई देती है। ठीक है, क्या इस आकाशगंगा केंद्र में तारों का एक भारी जमघट है? यही जमघट उभार की तरह दिखाई देता है। हाँ ये जमघट है, यही जमघट क्या उभार की तरह दिखाई देता है। तारे धूल और गैस के बादलों में समाये हुए होते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको इसका मिला। फिर आपसे पूछा रहा प्रकाश वर्ष क्या है, गद्यांश में इसका उल्लेख क्यों किया गया है? तो आकाशगंगा की विशालता समझने के लिए तुम क्या है, तो तुमने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा। यह क्या है, यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। क्या है, आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसको एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है भाई? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी है। गद्यांश में इसका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि क्या है, आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसकी एक छोर से दूसरी छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो इसे क्या है, किलोमीटर से भी बड़ी इकाई में नापा, क्योंकि आकाशगंगा क्या है, विशाल है। इसकी विशालता समझने के लिए किलोमीटर से बड़ी इकाई आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम के, सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक्ट मिटा सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की अहो, रखे परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है होती उसे एकता, सब बैर और विरोधी का बलबोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। ऐसी पंक्ति आपसे कही जा रही हैं और इससे क्वेश्चन बन रहा है कि कवि देशवासियों से क्या आह्वान कर रहा है? तो कवि देशवासियों से आह्वान कर रहा है कि वे भारत में एकता स्थापित करने और सुख शांति के जीवन बिताएं। क्या करें? कवि क्या कह रहा है, कवि देशवासियों से क्या आह्वान कर रहा है? तो वो कह रहा है कि कवि देशवासियों से यह आह्वान कर रहा है कि वे भारत में एकता स्थापित करके सुख शांति से जीवन बिताएं। ठीक है, हार बनकर देश के, ठीक है, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, यानी सुख शांति से जीवन बिताएं, सबको एक अंदर एकता हो, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, फिर आपस में एकता बनाए रखने के लिए किसका उदाहरण दिया है? आपस में एकता बनाए रखने के किसका उदाहरण दिया है? तो आपस में एकता बनाए रखने के लिए कवि तरह तरह के फूलों से बनी सुंदर माला का उदाहरण देते हैं। कवि क्या कह रहा है, क्या सांप्रदायिक भेद से
ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। तो क्या कह रहा है कि कवि जो है तरह तरह के फूलों से बनी सुंदर माला का उदाहरण देकर बता रहा है। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछा, देश में एकता की भावना कब मजबूत हो सकती है? तो देश में एकता की सच्ची भावना तब मजबूत हो सकती है जब हर देशवासी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के बारे में अविवेक से सोचा बंद कर दे और सच्चे मन से दूसरे को मेल कर दे। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि रखे परस्पर मेल मन से, छोड़कर अविवेकता, यानी अविवेकता को छोड़ दे और परस्पर मेल रखे। मन का मिलन ही मिलन है, उसी से एकता होती है। कवि ऐसा कह रहा है कि एकता कैसे होगी, जब अविवेक आप छोड़ दोगे और मन के मिलन से मिल जाओगे। ठीक है ये। फिर भिन्नता में खिन्नता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? भिन्नता के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि अलग अलग रहने का परिणाम दुख और अशांति होता है। क्या होता है? अगर आप अलग अलग रहोगे तो दुख और शांति फैलेगी, क्योंकि एकता में बल होता है, एकता में प्रेम होता है। अतः हमें मेल जोल और ऐक्य भाव में से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? तो मिलजुल के रहना चाहिए और ऐक्य भाव से रहना चाहिए, क्योंकि एकता के अभाव में देश कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकता के अभाव में देश कमजोर हो जाएगा, जिसका परिणाम दुखद ही होगा। क्या होगा? देश तो कमजोर हो जाएगा, उसका परिणाम कैसा होगा? उसका परिणाम हमेशा दुखद होगा। ठीक है, फिर काव्यांश में सच्ची एकता किसे कहा गया है? इसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? भाई सच्ची एकता क्या है, उसको कैसे बनाए रखें? तो सच्चे मन से ही एक दूसरे से मिलने को सच्ची एकता कहते हैं। यानी आप सच्ची एकता क्या है? अगर आप सच्चे मन से एक दूसरे से मिलते हैं तो सच्ची एकता है। ये नहीं कि आप मन में बैर रखें और सामने किसी और को कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो नहीं। अगर मन में भी साफ है और सामने से भी साफ है तो आपको सच्ची एकता वो कहा जाएगा। ठीक है, इसके लिए भारतीयों को आपसी बैर और विरोध को सब प्रयास बलपूर्वक दबा देना चाहिए और एकता मजबूत करनी चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। ठीक है, चल ऐसा लेखक का कहना है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, यानी सारे बैर विरोध को बल से हटाओ और भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। ठीक है, भिन्नता में खिन्नता होती है, एकता धारण करो, ऐसा कवि कह रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है आपसे? देखो फिर कह रहा है, हम प्रचंड की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर भीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। क्या है? नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम सपूत उनके जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, एक नयन सजीवन, जिनका एक नयन था हालाहल, जितना कठिन खगड़ था कर में, उतना ही अंतर के मल, थर थर तीनों लोक कांपते थे जिनके ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। प्रश्न क्या बन रहे हैं? कविता में हम कौन हैं? तो कविता में कौन है? हम प्रचंड की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक हैं, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, धीर वीर हैं। तो कविता में हम क्या हैं? भारत की नई पीढ़ी के नवयुवक हैं, नई जनरेशन के नवयुवक हैं। अपने को हम क्या कह रहे हैं? प्रचंड की नई किरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम उन्हें अपने अच्छे कार्यों का आलोक दुनिया भर में फैलना तथा देश देश के भावी कर्णाधार है। ठीक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतवासी हिंदुस्तान पर क्या क्या न्यौछावर करना चाह रहे हैं और क्यों? भारतवासी जो हैं वो हिंदुस्तान पर क्या क्या न्यौछावर करना चाह रहे हैं और क्यों न्यौछावर करना चाह रहे हैं? तो भारतीय नवयुवक अपने देश हिंदुस्तान पर तन मन और धन अर्थात सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते, तन मन धन सब न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि देश की आन बान शान की रक्षा और भविष्य का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है। किसके कंधों पर है? उनके भारतीयों के नवयुवकों के कंधों पर है। ठीक है, फिर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अनल और मधु के मिश्रण किन्हें कहा गया है? तो अनल और मधु का मिश्रण हम भारतीय पूर्वजों को कहा गया। किसको? पूर्वजों को अनल और मधु का मिश्रण कहा गया है। वे युद्ध में आग के समान कोहराम मचाने वाले परंतु हृदय में बड़े दयालु, यानी युद्ध में तो क्या कर दें? आग बबूला हो जाए, कोहराम मचा दें, और अंदर से बहुत दयालु, हृदय से बहुत दयालु। तो हमारे पूर्वजों को कहा गया उनका तेज अत्यंत प्रखर और हृदय कोमल भाव से भरा है, यानी कि तेज है प्रखर और हृदय कैसा है? कोमल है, ऐसी विशेषता बताई गई है। ठीक है ना, ऐसी विशेषता बताई गई है। अगली पंक्ति आपसे क्या कह रही है? इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यहीं कहीं पर बिखर गई वह
भग्र विजय माला सी उसके फूल यहीं संचित हैं, वह स्मृतिशाला सी। कैसी है? स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यहाँ समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। देखो भाई कितना बढ़िया पंक्ति है। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कवि किसकी समाधि की बात कर रहे हैं? तो कवि भाई किसकी समाधि की बात कर रहे हैं? कवि कमा रहे हैं समाधि, यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की। कवि क्या कह रहे हैं? कवि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। उसने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा क्योंकि रानी ने महिला होकर पुरुष वीर योद्धा की भांति लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। कभी कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दानी क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुष की बाती, मर्दों की बाती वो लड़ते लड़ते रण में अपने उसने प्यार त्याग दिए, तो इसीलिए उनको रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी कहा जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया और क्यों? अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया और क्यों? देखो, तो अंतिम लीला स्थली समाधि के आसपास के उस स्थल को कहा गया जहां रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ था। किस स्थल को? समाधि के पास जो स्थल है जहां पर अंग्रेजों के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ था, यहीं रानी को वीर गति मिली थी। मतलब यहीं रानी की जो मृत्यु हुई वो हुई थी। यहाँ रानी का अंतिम युद्ध था। किसका? लास्ट युद्ध था, इसलिए अंतिम लीला स्थली कहा गया। क्या कहा गया? अंतिम लीला स्थली क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी और उनका अंतिम युद्ध यहीं था, इसीलिए उसको अंतिम लीला स्थली कहा गया। वीर का मान कब बढ़ जाता है? वीर का मान कब बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। रण में बलि होता है तो वीर का मान बढ़ जाता है। तो वीर का मान तब बढ़ जाता है जब अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते अपना बलिदान दे देता है। कब हो जाता है? देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते क्या दे देता है? जब युद्ध करते करते वह बलिदान दे देता है तब उसका मान बढ़ जाता है। उसका बलिदान देशवासियों में देशभक्ति और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। क्या करते हैं? देशवासियों में, देश के लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना इससे जगती है। ठीक है ना? इससे दूर लोग भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के, इससे दूर दूर जो बैठे लोग हैं वो भी क्या करते हैं? अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का क्या रखते हैं? कर गुजरने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। यानी जब दूर से हम सुनते हैं कि यार उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, उन्होंने देश के लिए ये कर दिया, वो देश के लिए समर्पित हो गए, तो हम बहुत दूर बैठे होते लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंगारी जागती कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। यानी कि मरना ही नहीं होता देश के लिए कि खाली बलिदान ही देना है, बस मर गए तो देशभक्त हो गए। जीते जी जो भी आप अपने देश के लिए कर सकते हैं, देशभक्ति जिससे जागती है वो आप काम करें। तो हमारे देश में इन लोगों को देख के चिंगारी उठती कि यार हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, अब आपका गद्यांश है। देखो, अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियम का प्रावधान किया। ठीक है, अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या किया? कुछ नियम का प्रावधान किया। इस नियम में वाणी और व्यवहार की शुद्धता, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और सेवा की भावना आदि नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चरित्र गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं तो उसका अपना जीवन भी सुखी और आनंदमय हो सकता है। इन सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्यावस्था से ही किया जाए तो वह अपने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोसी, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्ययन के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायी है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करती है, किंतु अहंकारहीन व्यक्ति ही सिग्न वाणी और शिष्टा व्यवहार का प्रयोग कर सकते हैं। अहंकारी और दम्भी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यास होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि देश आदमी के व्यवहार से समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता, जिस कारण एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह ना तो वह स्वयं को कोई काम करे और ना ही दूसरों को करने दे, जिससे देश के
सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। समाज एक देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक अहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्ति अभी आ सकती है जब व्यक्ति असंतुलित व्यक्तित्व का हो। ठीक है, अब इसके संबंधित इससे कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या है भाई। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समाज एवं राष्ट्र के हित में नागरिक के लिए कैसे गुण की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो देखो भाई कहां पर दिया है, अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत में वाणी और व्यवहार की शुद्धता। देखो अच्छा नागरिक बनने के भारत में क्या करेंगे, विचारकों ने कुछ नियम प्रदान किए। इसमें नियमों में क्या आ जाएगा, वाणी और व्यवहार की शुद्धता, कर्तव्य और अधिकार का समुच्च निर्वाह, ठीक है, समुच्च निर्वाह और पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और सेवा की भावना आदि नियम बहुत महत्वपूर्ण मायने, आदि नियम आदि सहयोग या सेवा की भावना आदि गुण महत्वपूर्ण रखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि समाज एवं राष्ट्र के हित में नागरिक के लिए समाज एवं राष्ट्र के हित में नागरिक के लिए, नागरिक के लिए, ठीक है, समाज एवं राष्ट्र के हित में नागरिक के लिए वाणी और व्यवहार की शुद्धता, वाणी और व्यवहार की, वाणी और व्यवहार की शुद्धता, वाणी और व्यवहार की शुद्धता, ठीक है, शुद्धता या शुद्धि, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह। ठीक है, तो सबसे पहले वाणी की शुद्धता, कर्तव्य और उसका कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, ठीक, और पारस्परिक सद्भाव, पारस्परिक सद्भाव, पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और सेवा की भावना, सहयोग और सेवा की भावना, सहयोग और सेवा की भावना आदि गुणों की अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, सेवा की भावना जैसे गुणों की अपेक्षा की जा सकती है, जैसे गुणों की अपेक्षा की जा सकती है, ऐसे आप लिख सकते हो, की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, चारित्रिक गुण किसी व्यक्ति के निज जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। चारित्रिक गुण किसी व्यक्ति के निज जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। तो देखो ये सभी नियम आदि व्यक्ति चारित्रिक गुण के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं तो उसका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो सकता है। लो भाई, हो गया आंसर, यहाँ से लेके आनंदमय हो सकता है, सेकंड आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, चारित्रिक गुण किसी, क्या लिखेंगे कि चारित्रिक गुण से किसी व्यक्ति का निजी जीवन, चारित्रिक गुणों से किसी व्यक्ति का, चारित्रिक गुणों से किसी व्यक्ति का निजी जीवन सुखी एवं आनंदमय बन जाता है। किसी व्यक्ति का निजी जीवन,
जीवन सुखी एवं आनंदमय बन जाता है। आनंदमय बन जाता है, ठीक है, आनंदमय बन जाता है। और अपने परिवार, आस पड़ोसी और मिलने जुलने वालों से यथोचित व्यवहार कर सकता है। क्या कर सकता है? वह अपने परिवार या उसका फैमिली, ठीक है, अपने आस पड़ोसी और मिलने जुलने वालों से, अपने परिवार, आस पड़ोसी और मिलने जुलने वालों से, क्या कर सकता है? वालों से यथोचित व्यवहार कर सकता है। वालों से यथोचित व्यवहार कर सकता है, यथोचित व्यवहार कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वाणी और व्यवहार की मधुरता सबके लिए सुखदायक क्यों मानी गई है? वाणी और व्यवहार की मधुरता जो है वो सबके लिए सुखदायक जो है क्यों मानी गई है? तो वाणी और व्यवहार की मधुरता सबके लिए सुखदायक मानी जाती है क्योंकि तो उसका अपना जीवन बन सकता है। इन गुणों के कारण परिवार, आस पड़ोसी, विद्यालय, सहपाठी, अध्यापक प्रति यथोचित व्यवहार कर सकता है, ठीक है। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायी होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करता है। कि हाँ, ये सही है। वाणी और व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायी होती है और क्या करता है? समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करता है, ठीक है, हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करता है। और क्या कर सकता है? हाँ, ये सही, ये हो जाएगा, वृद्धि कर सकता है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो आप वाणी और व्यवहार की मधुरता सबके लिए सुखदायी क्यों मानी गई है? तो आप बता दोगे कि वाणी और व्यवहार की मधुरता सुखदायी मानी जाती है क्योंकि इससे समाज में हार्दिक सद्भाव में वृद्धि होती है। क्या होती है? क्योंकि इससे समाज में क्या होती है? हार्दिक सद्भाव में वृद्धि होती है। क्योंकि इससे समाज में हार्दिक सद्भाव में वृद्धि होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव में वृद्धि होती है। क्या होती है? सद्भाव में वृद्धि होती है और वह सब प्रिय और सबके आदर का पात्र बन जाता है। और वह सबका प्रिय और सबके आदर का पात्र बन जाता है, ठीक है, पात्र बन जाता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मधुर वाणी और शिष्ट व्यवहार कौन कौन कर सकता है, कौन और कौन नहीं कर सकता? तो मधुर वाणी शिष्ट व्यवहार प्रयोग अहंकारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? कौन कर सकता है भाई? कहाँ गया? वाणी और व्यवहार, किंतु अहंकारहीन व्यक्ति ही सिद्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। कौन करता है? अहंकारहीन व्यक्ति जो होगा वही कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और दंभी व्यक्ति सदाचारी अष्टाचारी व्यवहार का अभ्यास होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, अभ्यासी होता है। तो यहां पर आप कर लेंगे यहां से आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ है ना, फोर्थ है शायद, हाँ फोर्थ, हाँ, कि अहंकारी व्यक्ति ही सिग्न वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। अहंकारी यानी कि अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकारहीन होना चाहिए, ठीक है। अहंकारहीन व्यक्ति ही क्या कर सकता है? अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यास
होता है। ठीक, यहाँ तक आप आंसर इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, मधुर वाणी उचित व्यवहार का कौन कर सकता है? तो मधुर वाणी उचित व्यवहार का प्रयोग अहंकारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। अहंकारी और दंभी व्यक्ति क्या नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदा सदा क्या होता है? ऐसा व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जो भी आंसर हो, वहां पे देखा कि अहंकारी व्यक्ति कर सकता है। चलो आप लिख लें जो भी हो। ठीक है, कौन पूरा लिखेगा इतना। फिर क्या कह रहा है? देश के प्रति व्यक्ति का व्यवहार और कर्तव्य कैसा होना चाहिए? देश के प्रति व्यक्ति का व्यवहार और कर्तव्य कैसा होना चाहिए? तो देखो भाई, देश के प्रति कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार कर्तव्य अधिकार पर सजगता है, उसी प्रकार देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। तो देश के प्रति व्यक्ति का व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि देश के प्रति, ये लिख लो आप कि देश के प्रति, यहाँ से देश के प्रति भी उसका व्यवहार कैसा? कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। ठीक है, भावित रहना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे और दूसरों को करने ना दे जो देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान की को ठोस पहुंचा रहा हो। ठीक है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि ना तो वह स्वयं कोई ऐसा काम करे, ना ही दूसरों को करने दे जिससे देश के सम्मान, संपत्ति, स्वाभिमान को ठेस लगे। ये आंसर आप यहाँ तक फिफ्थ वाला लिख लोगे। ठीक है, ये पूरा इसका फिफ्थ वाले का हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर एक पैराग्राफ आपसे क्या कह रहा है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मंदिम्न बनाते हैं। ठीक है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता पर अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी को ठीक से जीने, हमेशा ही जोखिम को झेलना, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरे के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मज़ा नहीं उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाने, ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? अब इस पे क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या है। साहस की जिंदगी जीने वाले की उन विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जिनके कारण दूसरों से अलग नजर आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति साहस की जिंदगी जीने वाले हैं उनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं, जिसके कारण वो दूसरों से अलग नजर आते हैं। ठीक है, तो देखें भाई, तो साहस की जिंदगी जीने वाले सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी सबसे पहचान है या केवल बिल्कुल कौन होते हैं? वो बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। ठीक है, निडर और बेखौफ होते हैं। ठीक है, तो साहसी मनुष्य क्या वो क्या करते हैं? इस बात की चिंता नहीं करते कि आपकी उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाम देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ तक मिल जाए। ठीक है, तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा कि साहस की जिंदगी जीने वाले निडर और बेखौफ होकर जीते हैं। कैसे होते हैं? साहस की जिंदगी जीने वाले साहस की
जिंदगी जीने वाले निडर और बेखौफ, निडर और बेखौफ होते हैं। कैसे होते हैं भाई? साहस की जिंदगी जीने वाले लोग कैसे होते हैं? निडर और बेखौफ होते हैं या बेखौफ होकर जीते हैं। ठीक है, इस बात की चिंता नहीं करते कि जनमानस उनके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, इस बात की चिंता नहीं करते कि जनमानस उनके बारे में क्या सोचते हैं। जनमानस यानी लोग, जनमानस उनके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी चिंता वो नहीं करते कि जनमानस उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। ठीक है, ये विशेषताएं ही उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। ये विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है गद्यांश के आधार पर क्रांति करने वाले तथा जनसाधारण में अंतर लिखिए। क्या कह रहा है? गद्यांश के आधार पर जो क्रांति करने वाले हैं और जो जनसाधारण, उनका अंतर क्या है। तो जनमत की अपेक्षा उनका जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश उसी आदमी से मिलता है। साधारण जीवन का काम है क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल की पड़ोसी की चाल के माध्यम से देखते हैं। साहसी मनुष्य क्या होते हैं? जो अपनी तुलना नहीं करते। ठीक है, दूसरों की नकल नहीं करते। ठीक है, तो साहसी मनुष्य उन सपनों से भी रस लेते हैं जिन सपनों का कोई जो व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य उधार नहीं लेते, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते। पर वह तो आप ये लिख सकते हैं कि पहली बात तो क्या है? अपने उद्देश्य की तुलना, पहली बात तो अपने उद्देश्य की तुलना क्या करते हैं? वो दूसरों से नहीं करते। ठीक है, दूसरों ने करते, ना ही चाल दूसरों को चल करते हैं। यहाँ भी आप बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ से लगता है कि साहसी मनुष्य अपने रस लेते हैं जिन सपनों को कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेते, पर वह अपने विचारों को रमा अपनी किताब पढ़ता हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? आंसर इसका बन जाएगा कि साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते। ठीक है, उसका आशय क्या है कि जो साहसी होता है। अच्छा, तो ये तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लिया क्या मैंने? नहीं, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, क्रांति करने वाले में तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लिया लग रहा है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, गद्यांश के आधार पर क्रांति करने वाले जनसाधारण में अंतर लिखे। तो क्रांति करने वाले लोग उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है, अपने सपनों की तुलना पड़ोसी से नहीं करते। ठीक है, और चाल देखकर अपनी चाल को नहीं करते। विपरीत जनसाधारण का लक्ष्य अपने पड़ोसी जैसा होता है। ठीक है, चाल को तो ये आप लिख सकते हैं कि जो अपने उद्देश्य की तुलना पहली बात तो पड़ोसी के उद्देश्य नहीं करते, अपनी चाल को पड़ोसी चाल देखकर बनाते। ये आप लिख सकते हैं इसी सेकंड वाले में, इसको छोड़िए। ठीक है, तो थर्ड वाले का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि साहसी मनुष्य जो है, जो क्रांति करने वालों का उद्देश्य बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, क्रांति करने वालों का उद्देश्य बिल्कुल ही अलग होता है। क्रांति करने वालों का उद्देश्य बिल्कुल ही अलग होता है। कैसा होता है? अलग होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्रांति करने वालों का उद्देश्य जो है बिल्कुल अलग होता है। वे अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी से नहीं करते। वे अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी से नहीं करते। वे अपने उद्देश्य की तुलना किससे नहीं करते? पड़ोसी से नहीं करते। और क्या करते हैं? और पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल को कम या ज्यादा नहीं करते। और पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल कम या ज्यादा नहीं करते। कम या ज्यादा नहीं करते। अपनी चाल देखकर पड़ोसी की चाल कम या ज्यादा नहीं करते। ठीक है, इसके विपरीत जनसाधारण का लक्ष्य और अपने पड़ोसियों जैसा होता है। इसके विपरीत जनसाधारण का लक्ष्य
साधारण का लक्ष्य अपने पड़ोसियों जैसा होता है, अपने पड़ोसियों जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेते का आशय क्या है? तो साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेते का आशय क्या है कि जो साहसी होता है वो अपने जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग स्वयं चुनता है। क्या करता है? साहसी मनुष्य जो होता है, साहसी अपना लक्ष्य और जीवन का मार्ग स्वयं चुनता है, मार्ग स्वयं चुनता है। क्या करता है? अपने जीवन का लक्ष्य, यानी क्या, साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, पर वह अपने विचारों में रमा हुआ होता है, अपनी किताब पढ़ता है। नाम की एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि वह महान व्यक्ति है, तो मतलब यानी कि सपने उधार नहीं लेता, वो अपने जीवन का लक्ष्य जो मार्ग खुद ही चुनता है, दूसरों के लक्ष्य और रास्ते पर नकल नहीं करता। क्या करता है? दूसरों की नकल नहीं करता। इसको ऐसे अपने आप लिख सकते हैं कि साहसी मनुष्य जो है वो सपने उधार नहीं लेता। उसका आशय यह है कि जो साहसी होता है वो अपने जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग जो है वो खुद ही चुनता है, स्वयं चुनता है, उसे दूसरों के लक्ष्य और रास्ते की नकल नहीं करता। ठीक है, दूसरों के लक्ष्य और रास्ते की नकल वो नहीं करता है। जोखिम पर हर जगह घेरा डालने वाले आदमी जिंदगी का मजा क्यों नहीं ले सकते? भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जोखिम, हाँ जोखिम कह रहा है कि जोखिम पर हर जगह घेरा डालने वाले जो लोग हैं जिंदगी का मजा क्यों नहीं लेते? तो देखो, जो हर घेरा डालते हैं जोखिम का हर जगह पर, जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डाला जाता है था, अपने ही घेरे के बीच कैद हो जाते हैं और जिंदगी का कोई मजा नहीं ले पाते, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असफल में उन्हें जिंदगी की ही आने से रोक रखा है। यानी कि क्या है? जोखिम पर हर जगह घेरा डालने वाले व्यक्ति जिंदगी का असली मजा इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जोखिम से बचने के प्रयास में वह जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते। क्या कहते हैं? जोखिम से बचने के प्रयास में वह जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते। ठीक है, जिंदगी अतः उन्हें आने नहीं देते और क्या करते हैं? इस तरह वह जिंदगी के आनंद से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जिंदगी के आनंद से वंचित रहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई? तो आप क्या लिख सकते हैं कि जोखिम पर हर जगह घेरा डालने वाले व्यक्ति जिंदगी का असली मजा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जोखिम से बचने के प्रयास में वे जोखिम से बचने के प्रयास में क्या करते हैं भाई? जोखिम से बचने के प्रयास में वह जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते। क्या कहते हैं? प्रयास में वो जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते। वो क्या करते हैं भाई? जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते। इस तरह वह जिंदगी के आनंद से वंचित रह जाते हैं। इस तरह वे जिंदगी के आनंद से वंचित रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं भाई? वंचित रह जाते हैं। ठीक है, वंचित रहे। जीवन का मार्ग नहीं, ये था जीवन उसका मार्ग। देखो, वंचित रहे, तो साहसी व्यक्ति वाला जो था आंसर आपका, जीवन का लक्ष्य और उसका मार्ग नहीं, जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग था। ठीक है, तो क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। इसका आशय क्या है? जो साहसी होते हैं अपने जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग, जो साहसी होते हैं वे अपने जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग
वे क्या करते हैं, जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का मार्ग स्वयं चुनते हैं, मार्ग स्वयं चुनते हैं। यानी कि वो रास्ता क्या करते हैं, स्वयं चुनते हैं या खुद चुनते हैं। वे दूसरों के लक्ष्य और रास्ते की नकल नहीं करते। क्या करते हैं, वे दूसरों के लक्ष्य एवं रास्तों की नकल नहीं करते। क्या करते हैं, दूसरों के लक्ष्य और रास्ते की नकल वो नहीं करते। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर ये हो गया, जोखिम से बचने के प्रयास में वो जिंदगी को अपने पास आने ही नहीं देते, इस तरह वे जिंदगी के आनंद से वंचित हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ठीक है वंचित हो जाते हैं। आगे एक और है, नीलांबर परिधान हरित पर पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकार है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बदीजन खगवृंद शेषवन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सुगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सब बाल्य कला में सब कुछ सूख पाए, जिसके कारण धूल भरे ही कीड़े लहलाए, हम खेलते कूदते हर्षयुक्त जिसकी ये प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्र क्यों ना हो मोद में, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, शत ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत कर्म है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सम जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। कवि अपने देश पर क्या बलिहार जाता है, तो कवि अपने देश पर इसलिए बलिहार जाता है क्योंकि इस देश को प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम अतुलनीय है, यह वातावरण में चारों ओर हरियाली फैली है, यहाँ की नदियाँ जीवनदायिनी हैं तथा सागर हमें अमूल्य संपदा प्रदान करता है। ठीक है, फिर क्या है, कवि अपनी मातृभूमि के जल और वायु की क्या क्या विशेषता बताता है, तो कवि अपनी मातृभूमि के जल और की विशेषता बताता है कि अत्यंत शीतल और स्वच्छ अमृत के समान है, इसी तरह यहाँ की वायु मंद सुगंधित और शीतलायुक्त है जो सारी थकान हर लेती है। मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया गया है, तो हमारी मातृभूमि ईश्वर का साकार रूप है क्योंकि सूर्य एवं चांद इसके मुकुट के समान तथा शेषनाग का फन इसके सिंहासन जैसा है, बादल निरंतर इसका अभिषेक करते हैं और पक्षियों का समूह इसके यश का गुणगान करता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये क्यूआर दिख रहा है ना, इसको स्कैन कर लोगे तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, कम्युनिटी का नाम है क्या, एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर। ठीक है, तो फ्री क्लास पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। अब डेली क्लास की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पुरानी पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ज्वाइन करना पड़ेगा, कम्युनिटी को फॉलो कर लेना, फॉलो बटन होगा दबा देना और डेली क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना। कम्युनिटी का नाम है एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर, तो उसको स्कैन कर लोगे आप तो आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, दी गए मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा मेल आईडी है parikshit.srivastava@24/7.com, यानी parikshit.srivastava@24/7.com। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस वही चाहिए आपसे मुझे। और नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक वाइज होंगी, व्याकरण हम कर चुके हैं, गद्यांश हमने कर लिया, 2 आपके और बचे हैं जो बुक्स बची हैं। ठीक है, वो बुक्स वाली वीडियो भी आपको वन शॉट जल्दी ही जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल पर बने रहें। ठीक है, और पुराने वीडियो जिन बच्चों ने बुक ए की जो वीडियो चाहते हैं, तो बुक ए की मैंने कंप्लीट वीडियोस आपको दे रखी हैं, यानी बुक
ए में भी आपका कंप्लीट व्याकरण मैंने दे रखा है, आपके दोनों बुक्स मैंने दे रखी हैं, आपका मैंने गद्यांश भी दे रखा है, ठीक है। तो बुक ए वाले मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और बुक बी वाले ये वीडियोस देख सकते हैं। बाकी व्याकरण के मैं वीडियो छोटी छोटी डाल रहा हूँ 10 मिनट की, 10 मिनट में संज्ञा सर्वनाम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देखकर विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छी लगी वीडियो, हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।